हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम देखेंगे कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे जो कि आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में 2019 में पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा। मतलब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल यहाँ पे गिवन है। अब इसमें जैसे कि आपको ऊपर यहाँ पे फिल किया गया कि फर्स्ट वाले ब्लॉक में ई लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे जे है और यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे इस अरेंजमेंट को समझना है और फिर यहाँ पे जो ब्लैंक आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे हमको फिल करना होगा। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो हमको यहाँ पे आइडिया कम लग रहा है कि हम किस तरीके से इसको फिल करेंगे। उसके लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका क्या है कि मैं हर बार आपको ये बोल के चलता हूँ कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनका आपको नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। उससे काम बहुत इजी हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे ई की, तो आपको पता है कि ई का हमारा जो प्लेस वैल्यू होता है वो 5 होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम जे की बात करेंगे तो देखिए जे का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 10 होता है। और ओ की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। इसी तरीके से ए का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है और उसके बाद 3 का यानी कि सी का हमारा होता है 3 होगा और जो बी होता है वो बी हमारा जो प्लेस वैल्यू होती है वो 2 होती है। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट अगर देखेंगे एफ, ठीक है, तो एफ की हमारी प्लेस वैल्यू 6 होती है। एम की हमारी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 13 होती है। और नेक्स्ट हमको यहाँ पे देखना है और समझना है कि हमें यहाँ पे क्या फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल चलता हूँ इस तरीके से आगे की तरफ, तो आपको एक माइंड में चीज़ आती है कि अगर हम 5 और 10 इनको हम ऐड कर दें तो क्या हमको नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम 5 + 10 यहाँ पे करेंगे तो 15 तो हमको मिल रहा है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 और +3 ऐड करेंगे तो 4 ये नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा हॉरिजॉन्टल हमको नहीं चलना है, बल्कि क्या करना है, देखिए वर्टिकल चलना है, ऊपर से नीचे। तो इसमें देखिए फ़ायदा क्या होगा कि 5 और 1 इनको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए हमको 6 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि 10 को और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 13 होगा और 13 यहाँ पे हमको मिल गया है, यानी कि m, यानी कि ये हमारा एकदम सही यहाँ पे लॉजिक है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 15 को और 2 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 17। अब यहाँ पे हमको वही लेटर फिल करना है जिसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो 17 होता है। तो आपको पता है कि हमारा 17 जो प्लेस वैल्यू होती है वो किस लेटर की होती है, तो यहाँ पे Q होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q फिल करेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा जो भी होगा Q यहाँ पे फिल किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस टेबल को फिल किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपसे कि कौन सा उत्तर चित्र आकृति मैट्रिक्स को पूरा करता है वो ज्ञात करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि मैट्रिक्स का वही मतलब है कि आपको टेबल फिल करनी है। तो इस तरीके से आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए लॉजिक आपको ज़्यादा क्या यहाँ पे यूज़ करना है, इसमें कोई लेटर्स या नंबर्स नहीं है, खाली यहाँ पे आपको ड्राइंग देख करके समझना है कि किसमें क्या हमें फिल करना है। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमको ज्योमेट्री दी गई है, यानी कि एल तरीके से आपको बना हुआ है। और उसके नेक्स्ट वाले में हमको बैक दिया गया है और लास्ट में हमको ये एक सिंगल लाइन यहाँ पे यूज़ करनी है। उसी तरीके से बाकी यहाँ पे सारे लॉजिक भी आपको यूज़ करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको जो यूज़ करना है तो उसमें आपको माइंड ये रखना है कि अगर हम किस तरीके से इन दोनों का यूज़ करके हमको थर्ड वाला यहाँ पे मिलेगा वो हमको ध्यान यहाँ पे देना है। तो देखिए इसमें एक्चुअली करना सिर्फ ये है कि अगर हम फर्स्ट वाले इनको हम ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कैसे करना है, देखिए वर्टिकल ये लाइन है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है इसकी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल से वर्टिकल को ओवरलैप करेंगे। देखिए तो अगर दोनों को हम यहाँ ओवरलैप कर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे दोनों वर्टिकल तो ओवरलैप हो गए, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक इस तरीके से आगे निकलेगा और एक पीछे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए वर्टिकल से हमने वर्टिकल को ओवरलैप किया तो हमको यहाँ पे एक लाइन मिलेगी और उसके बाद ये हमारा आगे की तरफ है तो यहाँ पे आगे हो जाएगा और ये हमारा बैक साइड में, इसको हम बैक साइड कर देंगे। तो ये आपके दो क्या है आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। सिर्फ हमारा वर्टिकल बचेगा, यानी कि इसीलिए हमको यहाँ पे क्या किया जाए, सिंगल यहाँ पे लाइन यूज़ करनी है।
और ये भी आपको ध्यान देना है कि देखिए वर्टिकल में ऊपर से थोड़ा सा आपको देखिए गैप दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी गैप दिख रहा है, तो हमारा जो वर्टिकल लाइन बचेगी यहाँ पे भी आपको गैप दिया गया है, देखिए गैपिंग आपको मिल गई है। सेम यहाँ लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है कि यहाँ पे आपको पता है कि सेकंड वाले में इस तरीके से फर्स्ट ज्योमेट्री है और यहाँ पे आपको सेकंड ज्योमेट्री दी गई है और थर्ड में आपको फिर से वर्टिकल लाइन यहाँ पे यूज़ करनी है। तो फिर से हमें क्या करना है कि वर्टिकल से वर्टिकल को ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे हमको ये लाइन मिलेगी और इसके लिए हमको आगे यहाँ पे बढ़ाना होगा, तो ये आपने लाइन आगे कर दिया और इसकी वजह से इसको पीछे यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया। तो आपस में फिर अगेन यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमको देखिए वर्टिकल लाइन फिर से हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, लेकिन इस बार आप देखिए नीचे से ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन देखिए पूरी लाइन हमारी क्या है, ज्वाइंट है, कहीं भी गैप आपको नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या लाइन ज्वाइंट है, पूरी गैप बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो भी यहाँ पे रिजल्ट है इसमें भी क्या है, देखिए पूरी लाइन यहाँ पे नीचे तक पूरी ज्वाइंट की गई है और यहाँ पे भी गैप नहीं रखा गया है। तो यही दो लॉजिक का यहाँ यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे क्या करना है, आगे भी हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं, लेकिन थर्ड वाले हमारे डायग्राम में ये फर्स्ट आपको लाइन दी गई है और उसके बाद ये सेकंड यहाँ पे लाइन दी गई है और थर्ड आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को अगर हम ओवरलैप करते हैं एक दूसरे में तो भी क्या होगा कि एक वर्टिकल लाइन ही हमको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो यानी हमारे आंसर में सिर्फ एक सिंगल वर्टिकल लाइन यहाँ होनी चाहिए। लेकिन अब आपको ध्यान ये देना है कि फर्स्ट वाले में भी नीचे से देखिए छोटा सा गैप आपको दिख रहा है और सेकंड वाले में भी नीचे से छोटा सा गैप है, तो यानी कि थर्ड वाले में भी हमारा क्या होना चाहिए, छोटा सा गैप होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तरीके से आपको गैप आपको यहाँ पे शो करना है। तो ऐसा हमारा जो डायग्राम बनेगा वो आप देख सकते हैं किस वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा कि फर्स्ट वाले में वर्टिकल लाइन है लेकिन नीचे से पूरी ज्वाइंट है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। सेकंड वाले में भी हमारी वर्टिकल लाइन है लेकिन ऊपर से पूरी क्लोज है, ज्वाइंट है, इसको भी हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। जबकि थर्ड वाले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वर्टिकल लाइन है और नीचे से आपको गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका हमारा ये है कि थर्ड वाला हमारा आंसर राइट होगा, तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को हमको यहाँ पे करेक्ट करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इसमें आपसे कहा गया कि भिन्न को ज्ञात कीजिए, मतलब ऑड वन आपको निकालना है। इन चारों में से आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा डिफरेंट है, उसी को हमें हटाना है। तो कैसे यहाँ पे देखेंगे वो देखिए, इसमें चारों में एरो दिए गए हैं और आपको एरो में एक पार्ट इसका ब्लैंक है यानी ब्लैक है एक पार्ट और एक पार्ट इसका वाइट है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान देना कि किसमें कौन सा वाइट है, लेफ्ट या राइट। तो देखिए आपको लेफ्ट राइट आपको मालूम है कि कैसे, मैंने आपको एक बार और बताया था कि कभी भी एरो होता है तो बीच वाले टिप को हम क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से हेड होता है और इसके इस तरफ क्या होता है, ये राइट साइड होता है और इधर क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो आपको बस क्या ध्यान देना है कि ये बीच वाले को हेड आपको याद रखना है, इसके इस तरफ राइट होगा और इस तरफ क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे हमको ब्लैक एक बार सबको मैं देख लेता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे इसके टिप है यानी कि ये हेड हो गया और इसके इस तरफ यानी कि लेफ्ट में देखिए क्या है, ब्लैक आपको दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो में ये टिप हो गया यानी कि ये हेड हो गया, लेकिन इसके इस तरफ यानी कि राइट साइड में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस टिप में आप देखिएगा ये हमारा हेड हो गया और इसके बगल में आ रहा है यानी कि लेफ्ट में हमारा क्या है, ब्लैक स्पॉट है। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये हमारा हेड हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये ब्लैक जो होगा ये भी क्या है, लेफ्ट में, क्योंकि इस तरफ क्या होता है, राइट होता है, इस तरफ क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो हमारा इसमें क्या है, लेफ्ट है। तो आप देख सकते हैं कि तीन डायग्राम में हमारे ब्लैक जो स्पॉट है वो हमारा लेफ्ट में दिया गया है और सिर्फ एक में हमारा क्या किया है, राइट में दिया गया है। तो यही हमारा क्या डिफरेंट है, इसी को हमें हटाना है। तो ऐसे हमारा यानी कि सेकंड वाला ही हमारा करेक्ट होगा, यानी कि हमारा ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, बी, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे एक यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया है, कह रहा है कि विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए विलुप्त पद यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है, अब उसके पहले आपको यहाँ पे ब्लॉक को ध्यान से समझना है कि किस तरीके से दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट ब्लॉक यहाँ से अगर मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट वाले ब्लॉक को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। और ए के बाद आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट बी आता है। अब बी के बाद देखिए सी लिखा हुआ है, सी के बाद क्या है, डी लिखा हुआ है और डी के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लग रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या आएगा कि कहीं ना कहीं ये सीरियल ऑर्डर में ए बी सी डी इस तरीके से दिया हुआ है हर एक ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक ने क्या किया, ए और बी को कवर किया, इसने सी और डी को कवर किया। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि ई और एफ होना चाहिए। तो एफ तो यहाँ पे गिवन है, ई नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हमको ई लिख देते हैं फिलहाल अभी। तो ई और एफ यहाँ पे कवर हो गए और नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है, जी और एच, ये दोनों कवर हो गए। तो इस तरीके से आपने एक तो सीरीज पकड़ लिया कि हमको लेटर को कंटिन्यू ऑर्डर में लिखना है।
लेकिन इसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि हर लेटर में यहाँ पे एक नंबर से लिखा हुआ है, ठीक है। अब नंबर से यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको किस तरीके से लिखा हुआ, ध्यान से आप देखिएगा कि ए के आगे 16 लिखा हुआ है और बी के आगे देखिए क्या है 14 लिखा हुआ है, सी के आगे क्या है 12 लिखा हुआ है। मतलब जैसे जैसे हम आगे लेटर में बढ़ रहे हैं तो लेटर तो हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है कि ए फिर बी फिर सी फिर डी, लेकिन अब देखिए नंबर लगातार दो दो कम हो रहे हैं। जैसे देखिए ए में 16 लिखा हुआ है, बी में देखिए 14 लिखा हुआ है, फिर सी में 12 यानी कि 12 आ गया और डी में 10 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि डी के बाद हमारा ई आता है तो ई में 2 और कम होगा, तो यानी कि 10 से कम होगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हमने लिखा। अब देखिए एफ में क्या होगा 6 हो गया, उसके बाद एफ के बाद क्या आता है जी आता है, तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है और जी के बाद एच आता है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमने लॉजिक यहाँ देख लिया कि लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पे ई आएगा और हर एक लेटर का दो दो हमको नंबर्स कम करते जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई के आगे यहाँ 8 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन को करेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 25 यहाँ देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि 25 + 79 - 5 × 4 एंड डिवाइडेड बाई 7। तो देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी और क्वेश्चन पूछा ना गया होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को देख करके बॉर्डमस यहाँ रूल फॉलो कर लेते हैं। आपको पता है कि बॉर्डमस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम बॉर्डमस यहाँ पे रूल फॉलो कर लेते हैं। लेकिन अभी एक्चुअली यहाँ पे हमको दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो साइन आए हुए हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन, इसको भी हमको रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जैसे ही हमको रिप्लेस करना है वो आप देख सकते हैं, जैसे कह रहा है कि यदि प्लस का उपयोग जो है वो मल्टीप्लाई के लिए करना है, मतलब जहाँ आपको प्लस दिख रहा है वो ऐसे यूज़ करना है जैसे कि वो मल्टीप्लाई हो आपस में। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके मान के चलेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है आपको नेगेटिव का यूज़ क्या कैसे करना है, आपको डिवाइड के रूप में। तो नेगेटिव यहाँ पे तो ये मान के चलना है कि 79 एंड 5 को डिवाइड करके चलना है। उसके बाद कह रहा है कि मल्टीप्लाई का उपयोग करना है नेगेटिव के लिए, तो मल्टीप्लाई को हम ऐसे यूज़ करना है जैसे नेगेटिव हो। और लास्ट में कह रहा है कि डिवाइड का हमको उपयोग करना है प्लस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड है जो, इसको हमको प्लस के लिए यूज़ करके चलना है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो कहेंगे हम यहाँ पे कि हमारा जो क्वेश्चन अब बन के तैयार होगा तो इस तरीके से होगा कि 59 × 79 डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद -4 एंड +7, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये मिलकर के तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हमको ये अब नया क्वेश्चन बन के तैयार होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, बॉर्डमस रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। और बॉर्डमस का मतलब होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, देन यहाँ पे हमको डिवाइड पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को कि देखिए 25 लिखा हुआ है इंटू 79/5, ठीक है। ये हमारा डिवाइड हमने पहले कर लिया, देखिए दोनों को डिवाइड कर लिया। अब जो भी बचेगा -4 + 7 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आप क्या देखिए कि 79/5 है, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड डायरेक्ट करते हैं तो डेसिमल में हमारा आंसर आएगा पॉइंट में। तो आप क्या करिए कि 5 से पहले 25 को माइनस डिवाइड कर देंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 5 का आपको पता है कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 79 से, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 39, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो 395 आ गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे -4 है एंड +7 है, ठीक है। -4 + 7 या तो आप प्लस पहले ऐड कर दीजिए, तो 395 + 7, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा 402, ये हमारा 402 यहाँ पे बनेगा। और ये -4 है तो यहाँ पे -4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 398। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी थर्ड ऑप्शन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा नहीं लेना है बल्कि इक्वल के साइड में लेना है, क्योंकि इक्वल का मतलब है कि हाँ इनको सॉल्व करने के बाद हमारा 5 आना चाहिए। तो आप देखिए अगर सीधे डायरेक्ट इसमें हम बॉर्डमस रूल फॉलो करेंगे तो देखिए 5 हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ 24 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12, इनकी जगह 12 आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 8 और 3 कितना हुआ 24 होगा, तो 24 हो जाएगा। इधर 6 है प्लस में, इधर माइनस में 12 हुआ।
अब 24 और प्लस 6 कितना हुआ 30, और 30 में से 12 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। मतलब अभी जो क्वेश्चन दिया गया है इसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा 18 आएगा। तो आपको इसका मतलब ये है कि कहीं ना कोई करेक्शन है। तो आपसे वही पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या आपको ऐसा करना है, कम से कम 2 हमारे जो भी होंगे यहाँ पे, ठीक है, साइन हमको चेंज करने हैं, और साइन को चेंज करने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, आंसर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 1 बाई 1 करके एक बार देख सकते हैं कि प्लस और माइनस को अगर हमको रिप्लेस करना है, यानी कि अगर प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम अगर देखते हैं 1 बाई 1 करते हुए, तो हम सबसे पहले डी अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए डी का मतलब ये कि जहाँ पे माइनस है वहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस हमारा होगा, यानी कि फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन गिवन था, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस की जगह हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जो हमारा डिवीज़न था वहाँ पे माइनस कर देना, तो डिवीज़न की जगह हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब देखिए हमारा जो न्यू क्वेश्चन बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 6 + 3 × 8, फिर यहाँ पे डिवाइड का अब साइन आ जाएगा 24 एंड -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 8। अब पहले हम डिवाइड को देखते हैं, तो देखिए 8 डिवाइड बाई 24 है, तो यानी कि 8 के नीचे हम 24 लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और -2 लगेगा। तो देखिए 8 को 24 से हम करेंगे 3 टाइम्स चला जाएगा, और 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमारा जो न्यू क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 6 + 1 - 2। अब 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है, और 7 में से 2 हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे आइडिया लग गया कि हम 2 जो साइन है आपस में हम रिप्लेस कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमको क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यही हमको यहाँ फाइंड करना था कि इक्वल में 5 आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारा आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेगेटिव को हमको डिवीज़न से रिप्लेस करना है, और डिवीज़न को हमें क्या करना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है कि यदि ABCD को वर्ग है तब क्या सत्य नहीं है। अब देखिए इसके पहले आप एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि वर्ग के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए एक वर्ग है, तो वर्ग का मतलब ये होता है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि सपोज करिए मैंने एक भुजा 2 ले लिया, तो बाकी सभी इसकी क्या होंगे 2, यानी कि आप ये सेंटीमीटर भी होगा या कुछ भी आपका मीटर भी हो सकता है, लेकिन सभी इक्वल होंगी। एक तो ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर यहाँ पे मैं इनका डायगोनल बनाता हूँ, जैसे ये डायगोनल बनाया और एक ये डायगोनल बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके विकर्ण है, डायगोनल का मतलब विकर्ण, ठीक है, तो ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए डायगोनल क्यों इक्वल होंगे, आप एक एक काम करके देख सकते हैं कि अगर मैंने पहले डायगोनल के लिए ट्रायंगल लिया, देखिए ये मैंने ट्रायंगल लिया हुआ है फर्स्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारा बेस है 2 और यहाँ पे परपेंडिकुलर है 2, तो हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण आपको मालूम कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो जो हमारा ये वाला फर्स्ट डायगोनल निकल के आएगा, उसी तरीके से अगर आप इस सेकंड वाले डायगोनल के लिए ये ट्रायंगल लेते हैं, अगर दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें भी हमारा आधार 2 हो गया, लंब क्या हो गया 2 हो गया, तो कर्ण क्या होगा, इसका भी सेम टू सेम वही आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला चीज़ आपको ये पता हो गया कि विकर्ण बराबर होते हैं और भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सभी चारों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब देखिए विकर्ण अगर बराबर है तो आधा अगर हम करें इसका, यानी कि ये हाफ कर दें तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये खुद आपस में तो बराबर है ही, लेकिन ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जो आपका ये पूरा विकर्ण है वही ये भी पूरा विकर्ण है। तो अगर इसका आधा लीजिए तो इसके आधे के बराबर होगा, यानी कि आप कह सकते हैं आधा आधा विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आपसे कह रहा है कि क्या सत्य नहीं है। तो पहला देख लेते हैं कि AE = DH। तो देखिए AE यानी कि यहाँ से आपको कह रहा है कि ये आधी भुजा कह रहा है इक्वल टू DH यानी कि ये आधी भुजा, तो ये देखिए एकदम सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैंने यहाँ 2 पूरा मान के चल रहे थे तो आधा कितना होगा, देखिए 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसी आधा ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आपस में इक्वल है। तो ये हमारा क्या है, ये सत्य है, ये बात हमारी सत्य हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे EFGH कह रहा है कि एक आयत है, तो यहाँ पे आप EFGH देख लीजिए। तो
ठीक है, ई एफ हो गया, जी हो गया और ये एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे कह रहा है, फिर से यहाँ पे मैं आपको नया डायग्राम से दिखा देता हूँ कि ये आपके 4 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनको यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इनको यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आपको बताना कि क्या ये आयत है। तो आयत के लिए देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने अगर चारों भुजाएं 2 2 मान के चल रहे हैं तो ये हाफ यानी 1, ये भी 1, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, यानी सब आधी आधी कितनी कितनी हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। तो अगर ये 1 1 हो जाएंगी इसका मतलब ये है कि ये सब आप देखिए 1 1 है, ये आधी आधी, आप कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप ये खुद सोचिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँगा, इस त्रिभुज को लूँगा, तो इसमें देखिए आपको इस त्रिभुज में आपको ये 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, तो आधार 1 है, लंब 1 है, तो इसका मान आप जो भी निकालेंगे मान लेते हैं √2, ठीक है, क्योंकि आप पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि √2 आ रहा, तो उसी तरीके से ये भी देखिए आप कि इस वाले त्रिभुज में भी आप देखेंगे कि आधार 1 है, लंब 1 है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, √2 आएगा। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ये वाले त्रिभुज को लेकर के, तो ये भी क्या होगा, ये √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। मतलब ये चारों ये भी भुजाएं क्या हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, न कि एक आयत। तो कहीं ना कहीं ये सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बाकी भी सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। थर्ड में देखिए कह रहा है कि वर्ग जो ABCD का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आपका, कि 4 टाइम होगा त्रिभुज AEH। तो आप पहले देख लीजिए कि ABCD यानी कि पूरा का पूरा हमारा क्षेत्रफल था वो कैसे निकालेंगे। देखिए, तो हमारा क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा आपको मैंने अगर 2 मान के चल रहे थे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4। ये एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चल रहे हैं कि अगर मैंने भुजा इसकी 2 मान के चल रहे हैं तो इसका हमारा स्क्वायर क्षेत्रफल कितना होगा, 4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि AEH यानी कि यहाँ पे इसको लेके चलिए AEH, तो इसका अगर हम यहाँ निकालते हैं क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार देखिए कितना है इसका, 1 है, और इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि इसकी जो आधार हमारा हो जाएगा हाफ, बेस इंटू हाइट होता है, तो यानी हाफ किया, और बेस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 × 1 यानी कि 1/2, तो ये हमारा क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 आएगा, यानी 2 मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ हम देखेंगे कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल जो होगा वो AEH, ये तो बिल्कुल असत्य है क्योंकि ये हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 4 आ रहा है, जबकि हमारे इसके त्रिभुज का 4 गुना अगर हम करते हैं 4 गुना, तो हमारा आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमारा असत्य हो गया। उसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं कि BF यानी कि यहाँ से देखें ये BF आपको एक भुजा दिख रही है और दूसरी है HD यानी कि ये भुजा दिख रही है, कह रहा है आपस में समांतर है। तो बिल्कुल आप देख सकते सत्य है कि एक भुजा ये दिख रही है और एक भुजा ये दिख रही है, दोनों क्या है, आप देख सकते हैं वर्टिकल है, यानी दोनों वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, तो आपस में क्या है, समांतर हैं। तो ये चीज़ क्या होगा, सत्य हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फाइंड करना है आपको ऐसा ऑप्शन जो कि असत्य हो, जो सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये कि देखिए आपको बात की जाए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि असत्य है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँगा कि सेकंड वाला जो है ये एक आयत की बात कर रहा है, तो आयत में अगर आप देखेंगे कि आयत हमारा वर्ग नहीं होता है, लेकिन वर्ग हमारा आयत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आयत किसको हम कहते हैं, आयत हम उसको कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये वाली भुजा क्या होगी, सामने वाले के समांतर होगी और इक्वल होगी, और सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो उसी तरीके से हमको ये तो पता है कि ये आपस में वर्ग तो बन रहा है, लेकिन वर्ग भी हमारा क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, ये भी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारा जो हमारा फॉल्स है, असत्य है, वो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर C बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक मैंने आपको पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे सिखाया मैंने कि वर्ग किसे हम कहते हैं और वर्ग में क्या क्या इंपॉर्टेंस, और एक एक ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया हुआ है, ताकि कभी भी फ्यूचर में SSC का एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब भैया इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 में आपसे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को GIIEB लिखा जाता है तो उसी कोड में वाटर को हम कैसे लिखेंगे।
तो इसमें आप देखिए क्या आपका लॉजिक है, जैसे कि प्रिंट का जो हमारा कोडिंग की गई है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिख लेता हूँ पहले। तो ये प्रिंट का जो कोडिंग की गई वो लिखी गई GII फिर E एंड B, इस तरीके से कोडिंग की गई। तो हमारा सबसे फर्स्ट काम यहाँ पे क्या होगा कि हमको हर एक लेटर का नंबर यानी कि प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूँ तो आपको पता है कि P का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 16, R का हमारा प्लेस वैल्यू होता है 18। नेक्स्ट हम I की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, और N का हमारा प्लेस वैल्यू होता है 14 होगा, और T का हमारा प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है। उसी तरीके से अगर हम G की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू होती है 7 होती है, I का 9 प्लेस वैल्यू है, ये भी I का 9 होता है, और E की प्लेस वैल्यू होती है 5, और B की प्लेस वैल्यू देखिए 2 होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान ये देना है कि हमारा ये क्वेश्चन है उसकी ये कोडिंग दी गई है, तो किस तरीके से कोडिंग को अरेंज किया गया है ये लॉजिक आपको पकड़ना है। तो देखिए क्या आपको ध्यान से देखना है कि ऊपर वाले लेटर में 16 लिखा हुआ है जबकि नीचे वाले में 7 लिखा हुआ है। तो किस तरीके से हमें क्या करना है, देखिए जो आप देख सकते हैं 16 लिखा है, 1 और 6 आप देख सकते हैं 2 नंबर आए हुए हैं, इनको आपस में ऐड कर देना एक दूसरे से। तो 1 + 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7, तो हमको 7 यहाँ पे फाइंड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 18 लिखा है, यानी कि 1 और 8 दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 + 8 कितना हुआ, 9 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 9 हमको दिख रहा है, और यहाँ पे क्योंकि अकेला 9 दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको 9 लिख देना है। और यहाँ पे 14 है तो 14 का मतलब है कि 1 4, तो 4 + 1 कितना हुआ 5, तो यहाँ पे क्या है 5 लिखा हुआ है। और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यानी कि 2 और 0 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 + 0 यानी कि 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। मतलब हमें कोडिंग समझ गए हैं कि हमको लेटर्स को ऐड करके नीचे वाली कोडिंग मिलेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वाटर, अगर यहाँ पे मैं वाटर लिख लेता हूँ तो देखिए वाटर को आप समझिए कि सबसे पहले हमको इसके नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए W का हमारा जो होता है प्लेस वैल्यू होती है 23 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो T होता है तो T की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होगी, E की प्लेस वैल्यू 5 है, और R की प्लेस वैल्यू 18 होती है। तो अब आप सोचिए कि W का मतलब है 23, तो 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5, तो यहाँ पे 5 वाला वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे 1 वाला आना चाहिए, और 2 + 0 यानी कि 2, यहाँ पे 2 वाला वर्ड आना चाहिए, और यहाँ पे अकेला 5 है। और 18 का मतलब क्या है, नंबर्स को ऐड करेंगे हम तो 1 + 18 कितना हुआ, देखिए 9 हुआ, तो यहाँ पे 9 वाला आना चाहिए। अब इसके मतलब ये होगा कि 5 का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, E आ जाएगा। 1 का मतलब है कि A होगा, 2 का मतलब है कि B होगा, फिर से 5 का मतलब क्या है कि आपका E आना चाहिए, और 9 का मतलब देखिए क्या है, आपको I आना चाहिए। ठीक है, मतलब EABEI ये हमारा कोड बनेगा। तो EAB और EI तो किस वाले में है, ये हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि EAB और EI, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये हमारा जो भी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पासा, ठीक है, इस पे बेस्ड है, और ये बहुत ईजी है, खुला हुआ पासा है। इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था, प्लेलिस्ट में एक वीडियो भी होगा, आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं। तो पासे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र को यदि मोड़कर एक घन बनाया जाए, मतलब एक डब्बा बनाया जाए, बॉक्स बनाया जाए, तो 4 बिंदुओं वाले फलक के सामने कितने बिंदु दिखाई देंगे। तो 4 वाले के सामने बोला, यानी कि अपोजिट पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो मैंने आपको वैसे लॉजिक बताया था कि जब भी ओपन डाइस आता है तो आपको क्या करना होता है कि देखिए इसके लिए आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देनी होती है कि हमको एक छोड़ करके एक उसके अपोजिट होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे देखूंगा मैं 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, देखिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बाकी भी हम निकाल सकते हैं कि 5 का अपोजिट 2 होगा, इस तरीके से। तो आपको या तो दूसरा तरीका ही देखिए कि मैं अगर देखूँ ये बीच में पड़ रहा है, इसको बेस मान लीजिए कि ये ज़मीन पर ही रहेगा। ठीक है, ज़मीन पर बॉक्स का पार्ट रहेगा। तो पहले आप इसको जब बंद करेंगे, देखिए यानी ऊपर को जब इसको बंद करेंगे तो देखिए ज़मीन तो इसने कवर कर लिया। अब इसकी एक दीवार यानी कि एक साइड क्या करेगा, ये कवर करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बॉक्स होता है सबसे नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये सबसे नीचे होता है बॉक्स, उसके बगल में क्या होती हैं, ये आपकी दीवारें होती हैं 6। ठीक है, यानी कि 4 आपको दीवारें मिल जाएंगी आगे पीछे। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा अगर बेस हो गया है तो इसको जब ऊपर वाले को हम पैक करेंगे तो देखिए ये एक दीवार बन जाएगी, और ये 6 क्या होगा, देखिए 6 हमारा टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर रहेगा, तो ये हमारा टॉप पे आ गया। उसकी तरीके से अगर हम अब देखेंगे कि एक दीवार इसने कवर कर लिया है
और ऊपर वाली छत को उसने कवर कर लिया है। तो जब इसको बंद करेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरफ से बंद करेंगे, ठीक है, इस तरफ से बंद करेंगे तो ये हमारी एक दीवार कवर हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा ऊपर यानी कि एक दीवार यहाँ पे हमारी कवर हो जाएगी, फिर एक दीवार ये हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा 5 इसके 3 के अपोजिट आ जाएगा। लेकिन हमको फिलहाल अब यहाँ 4 से मतलब है, तो आप इसी को देख लीजिए कि 4 हमारा जो ये बॉटम है, तो इस बॉटम को हमको देखना है कि इसको जब आप मोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो उस समय हम देखेंगे कि यहाँ पे एक दीवार हमारा सामने वाला ये कवर करेगा और ये सीधे 6 क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसके छत में हमारा 6 आ जाएगा। तो यही हमारा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है बॉटम है, तो ये ऊपर हमारा टॉप आ जाएगा। तो कह सकते हैं हमारा 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। या तो मैं जो डायरेक्ट आपको बताया था कि एक ब्लॉक छोड़ के करना होता है, तो देखिए 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक छोड़ के भी हमारा 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 मैथड्स को कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मैथड से कर सकते हैं, या मैंने जो आपको तरीका बताया था उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि 6 हमारा अपोजिट होगा और 4 लेटर के। आइए इसके बाद हम लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या की गणना कीजिए। अब इसमें आपको ये बताना है कि हमारे कितने यहाँ पे वर्ग बन करके रेडी हो रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हमारी लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसमें आपको इस तरीके से दिया गया है, मैं पहले तो आपको बता देता हूँ एक एक करके सॉल्व करके कि यहाँ पे आपको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर आप बाकी इसका डायगोनल का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से दिया जाता है तो आपको पूछा जाएगा कि अगर मैं पूछ लूँ इसमें कितने आपके वर्ग बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसका मैंने लॉजिक बताया था कि सबसे पहले आप ये देखा करिए कि इसका मैट्रिक्स क्या है। देखिए जैसे मैं देखूंगा कि यहाँ पे 1 ब्लॉक है, फिर 2 ब्लॉक है, ये 3 हो गए और ये 4, मतलब इसकी जो हमारी रो है वो 4 रो है, ठीक है। और कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 2 ही हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो यानी कि कह सकते 4 कॉलम है, ऐसे भी लिस्ट में 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4 और ये 1, 2, 2 रो हैं, ठीक है। तो इसका हमारा लॉजिक ये होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम हैं और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होती हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाली लाइन के लिए हम क्या करेंगे कि 4, ये आप देख सकते हैं टोटल 4 हम लेंगे और जितनी मैट्रिक्स होगी वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा 8। अब इसके बाद क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 ही हमारी यहाँ रो है तो एक एक कम करेंगे, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 3 1 कम 3, यानी कि टोटल हमारा ऐड कर देंगे 11। तो ऐसे डायग्राम में हमारा जो भी आएगा आंसर वो कितना होगा, 11 हो जाएगा। 11 हमारे वर्ग बनेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि जब छोटे छोटे चीज़ें आएंगे तो हम बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं। जब बड़े हमारे डायग्राम आते हैं तो उस समय हमको ये आपको लॉजिक लगाना ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए इसी में हम 11 और कैसे निकालेंगे। देखिए वर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर मैं देखूंगा, देखिए फर्स्ट वर्ग आपको ये दिख रहा है, उसके बगल में 2 ये सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये, यानी 4 ऊपर वर्ग हैं, 4 हमारे नीचे वर्ग हैं, तो 8 तो ये हो गया हमारे। उसके बाद उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे कि 4 ऊपर 4, 8 नीचे हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, डबल डबल लेना है। एक ये वर्ग हो गया, देखिए पूरा, अब ये हमारा पूरा वर्ग हो गया, एक ये बन गया। उसी तरीके से एक ये बगल वाला वर्ग बन गया, तो देखिए 2 और हो गए, तो 8 और 2 10 हो गए। लेकिन इसके अलावा एक देखिए ये 4 ब्लॉक बीच वाले कवर कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं देखूँ देखिए बीच वाला ही हमारा एक कवर कर रहा है, तो 8 तो थे ही। उसके बाद हमारे 2 और बने और एक और बन गया, इस तरीके से हमारे 11 बन गए, ठीक है। तो ये भी हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डायगोनल को छोड़ दें तो हमारे टोटल देखिए कितने हो गए, 8 हमारे बनेंगे वर्ग इस तरीके से। अब यहाँ देखिए डायगोनल पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ग ये बन रहा है, नेक्स्ट हमारा ये बनेगा, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ ये एंड थर्ड ये बन जाएगा वर्ग और चौथा ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए 4 इस वाले ब्लॉक में बन रहे हैं वर्ग, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक ये बन गया। इसको तो ऑलरेडी काउंट हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ध्यान देना है, एक यहाँ पे 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और बन गए। अब उसके बाद यहाँ पे और देख लीजिए, एक ये बन जाएगा हमारा, उसका सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा। तो छोटे छोटे ब्लॉक हमने सबको इंक्लूड किया है, तो 3 हो गए। तो यहाँ पे अब तक हम देख सकते हैं कि 11 + 4 15, 15 + 3 ठीक है 18, 18 + 3 21। तो 21 हमारे यहाँ पे ब्लॉक बनकर के रेडी हो गए। अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट काम ये करना है कि
कि अभी तो हमने डायगोनल भी सिंगल सिंगल ही, अब देखिए पूरा पूरा आपको लेना है कि ये चारों का ग्रुप बन के एक देखिए वर्ग बन रहा है ये, ठीक है, एक ये वर्ग बन रहा है। उसी तरीके से एक हमारा ये वर्ग बनेगा, यहाँ से हम देख सकते हैं एक ये वर्ग बन करके तैयार हो गया। अब उसके बाद लास्ट में देखिए एक हमारा बीच में, यानी कि इन चारों बॉक्स को अगर हम लेकर के चलेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ग बन के आपको तैयार हो जाएगा। यानी 3 हमारे वर्ग और बन गए हैं इनको लेकर के पूरा पूरा कंप्लीट। तो 21 + 3 हमारा हो जाएगा 24। तो इस तरीके से इस वाले हमारे डायग्राम में जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे वो होंगे 24, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने यहाँ लिया हुआ है कि पहले आपको जितने सिंगल सिंगल हैं सबको आपको यूज़ कर लेना है, फिर आपको डबल का यानी पेयर लेके चलना है, पेयर लेने के बाद फिर बीच में एक आपको और हमारा स्क्वायर बन के तैयार होगा। तो 11 तुम्हारे इस तरीके से बनेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सिंगल सिंगल आपने लिए, फिर यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट आप लेके चलेंगे और एक हमारा बीच में भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने जाएंगे 24। इस तरीके से हमने कंप्लीट रीजनिंग पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। आपको सारे जो भी वीडियोज़ है रिगार्डिंग आपको रीजनिंग पार्ट के वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी मैंने अदर वीडियो में भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया हुआ है DLED 2019 का, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।